हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज संगम। आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि सिंटैक्स के क्वेश्चन है। यह आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है। जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1 थी उसको पहले ही वीडियोस बना दिया है आपके लिए। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। और मैंने जो आज क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यानी जो अलग अलग सेट बनते हैं उस सारे सेट में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए थे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार उन क्वेश्चन को हम गो थ्रू कर जाएं उन क्वेश्चन से। ओके, सो चलिए देखते हैं हमारा क्या है आज का क्वेश्चन और कौन है ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन फ्रॉम 2017 एग्जामिनेशन पेपर्स। ओके, द गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। अब मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताऊंगा जो आप याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना। तो देखिए, द गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। ये गोल्ड हो गया या फिर आयरन हो गया, ये क्या होते हैं? ये मटेरियल नाउन होते हैं। और एक नियम ये कहता है कि मटेरियल नाउन से पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे गोल्ड से पहले द यूज किया गया, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस हो जाएगा गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट था। मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट। काइंड मैन विल पिटी पुअर। देखो, काइंड मैन विल पिटी पुअर, यहाँ पे जो काइंड आया है और ये जो पुअर आया है, ये काइंड और पुअर दोनों हमारे एडजेक्टिव होते हैं और हमें यहाँ पे चाहिए नाउन। तो अगर आपको एडजेक्टिव को नाउन बनाना है, यानी काइंड और पुअर को नाउन बनाना है, तो सिंपल सा रूल यही कहता है कि आप इसके पहले द का यूज कर दोगे। क्या बन जाएगा? द काइंड मैन विल पिटी द पुअर। ठीक है, द काइंड मैन विल पिटी द पुअर, दोनों के पहले आपको आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर देना है। आगे, आई वेंट आउट फॉर वॉक। ये इसमें गलती कहाँ पे है? आप देखिए, बोल दो ना, वेंट आउट फॉर वॉक नहीं होता, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक होता है। तो सेम उसी तरीके से आई वेंट आउट फॉर बीच में होना चाहिए था अ। तो बन जाएगा सेंटेंस आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है, आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी लैंग्वेज के पहले आप आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। तो इन दोनों जगह से हमें द को हटाना पड़ेगा और हमारा जो राइट सेंटेंस होगा वो होगा आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट है, हु वाज गन पाउडर्स इन्वेंटर। गन पाउडर्स इन्वेंटर एपस्ट्रॉफी का यूज किया गया है और मैंने पिछली वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि एपस्ट्रॉफी का यूज हम करते हैं लिविंग बीइंग के लिए। यहाँ पे गन पाउडर कोई लिविंग बीइंग नहीं है, ये एक नॉन लिविंग बीइंग है। तो यहाँ पे हमें ऑफ का यूज करना था। तो राइट सेंटेंस कैसे बनता, आप देखिए, यहाँ पे ये बन जाता हु वाज द इन्वेंटर, who was the inventor of gunpowder। ओके, यहाँ पे हमें अपस्ट्रॉफी क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। स्पेलिंग आप समझ सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बन जाएगा हु वाज द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर। नेक्स्ट, हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि पोएट्रीज नहीं होता है, सीनरी पोएट्री, ये कभी भी ऐसे सीनरीज पोएट्रीज नहीं बनाई जाती हैं। कुछ और भी ऐसे नाउन है जिनका मैं नाम ले लूँ, जैसे फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री, एडवाइस, कजिन, हेयर, स्कोर, ब्रेड, लगेज। मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री, एडवाइस, कजन, हेयर, ब्रेड, लगेज, मशीनरी। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम यस ई यस नहीं लगा सकते, इनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे तब इसको हम सही कर लेते हैं और हमारा सही क्या बन जाएगा? यहाँ हो जाएगा पोएट्री। तो पोएट्री कर देंगे तो यहाँ पे जो आर है वो भी क्या हो जाएगा? इज। तो बन जाएगा हिज पोएट्री इज मिस्टिक। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, ही एम्स एट टू स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर। देखो, यहाँ पर टू स्टैंड यानी जो इन्फिनेटिव बनाया गया इसकी जरूरत नहीं थी। एम्स टू के बाद हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म। ही एम्स एट स्टैंडिंग, क्या यूज करेंगे यहाँ पे? ही एम्स एट स्टैंडिंग फर्स्ट इन दिस, सॉरी, ही एम्स स्टैंडिंग फर्स्ट दिस ईयर। नेक्स्ट, ही इज
टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप याद कर लें, अभी यहाँ पे T O O का जो पेयर होता है वो टू के साथ बनता है। T O O का पेयर किसके साथ बनता है? टू का। और जब रिमूव टू करते हैं ना तो सो दैट का हम यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा, सो और दैट का। यहाँ पे क्या कर दिया इसने, देखिए यहाँ पे क्या गलती थी, टू का पेयर टू के साथ, सो का पेयर दैट के साथ। तो आप क्या करेक्ट कर पाओगे, ही इज़ टू वीक, अब टू के साथ इसने दे दिया है दैट, जो कि बिल्कुल गलत बात है। टू के साथ पेयर किसका बनता है? टू का। ही इज़ टू वीक, और ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, सिर्फ आएगा टू वॉक। ही इज़ टू वीक टू वॉक। ठीक है, टू और टू के बीच में सिर्फ एडजेक्टिव आता है जो कि यहाँ पे है वीक, तो ही इज़ टू वीक टू वॉक। अगर सेकेंड आप इसको सही करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ही इज़ टू वीक, अब यहाँ पे दैट दे दिया ना, दैट ही कैन नॉट, तो हम इस टू को रिमूव करते हैं अगर, तो यहाँ पे लिख देते सो, तो बन जाता ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। जब भी टू और टू को रिमूव करते हैं तो सो दैट का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, कैन नॉट कुड नाइट, जो भी टेंस होता है उसके हिसाब से कैन नॉट या कुड नॉट हम यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, आइदर द स्टेप टेकन इज राइट और रॉन्ग। देखो जितने भी पेयर होते हैं ना, जैसे आइदर और, नीदर नॉर, एंड नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब चीज़ें होती हैं वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले यूज की जाती हैं। तो इधर और आर का तो पेयर सही है, पहले तो हम यही चेक करेंगे कि इधर के साथ और का पेयर आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं होगा तो गलती वहाँ पहुँचेगी, बट यहाँ पे तो आया है, लेकिन और रॉन्ग यूज किया गया, तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, द स्टेप टेकन इज आइदर राइट और रॉन्ग। ये जो आइदर यहाँ पे दिया गया है, आइदर यहाँ पे ना होके राइट के पहले हो जाएगा, तो हमारा जो सीरीज बन जाएगा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द स्टेप टेकन इज आइदर राइट और रॉन्ग। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे है, ही वॉश्ड नेदर हिज हैंड्स और हिज फेस। तो देखो मैंने बताया अभी, आइदर बोलो या इधर बोलो, आइदर के साथ और का पेयर बनता है, और इन द सेम वे अगर हम बात करें नीदर की, तो नीदर के साथ जो पेयर बनता है वो बनता है नॉर का। तो पहले पेयर ही चेक कर लेंगे, यहाँ पे आया है नीदर, बट यहाँ पे आया है और, जो कि गलत है, आना चाहिए था नॉर, नीदर और नॉर। तो ही वॉश्ड नीदर हिज हैंड्स नॉर हिज फेस। नेक्स्ट, शी हैज़ नो अदर एम बट टू सी हर मदर। शी हैज़ नो अदर देन होता है ना, नो अदर देन, सो नो अदर एम, यहाँ पे बट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन, तो बन जाएगा शी हैज़ नो अदर एम देन टू सी हर मदर। नेक्स्ट है, इट इज़ फोर इन माई वॉच। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सीखना है। जब आप किसी को टाइम बताते हो कि मेरी घड़ी में इतने बज रहे हैं, तो इट इज़ फोर इन नहीं होता यहाँ पे, इट इज़ फोर बाई माई वॉच। ओके, इट इज़ फोर बाई माई वॉच, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई, इन नहीं होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सॉरी, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है इन्वेंट करना और एक होता है डिस्कवर करना। अब कंफ्यूज इसमें नहीं होना है बिल्कुल भी, दोनों में अंतर है, काफ़ी ज़्यादा अंतर है, बट स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। इन्वेंट कोई चीज़ तब करते हैं ना जब उसकी ओरिजिन पहले से रहे ना, उसको हमने पहली बार ही उत्पन्न किया हो, तो उसे बोलते हैं इन्वेंट करना। जैसे कोई भी केमिकल या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट, जो चीज़ें हैं उसको लोग इन्वेंट करते हैं क्योंकि पहली बार वो चीज़ बनती है। बट डिस्कवर का मतलब ये होता है कि वो चीज़ पहले कहीं ना कहीं थी, जो सबको पता नहीं थी, बट किसी बंदे ने उसे क्या कर दिया, सबके सामने लाया और बता दिया। तो कोलंबस ने अमेरिका को इन्वेंट नहीं किया था, उसने ज़मीन ला के रख नहीं दी थी कहीं से, वो जगह पहले से थी, बट उसको वो क्या किया, बस लोगों को बताया कि अब ये अमेरिका है। तो कोलंबस ने इन्वेंट नहीं किया था, डिस्कवर्ड यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा डिस्कवर्ड, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। नेक्स्ट, आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। ये तो एक फिक्स फ्रेज है, तो ऑन टॉकिंग टर्म्स नहीं होता है, ऑन स्पीकिंग टर्म्स होता है, आप इसे याद रखेंगे, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, ऑन सीइंग द स्नेक ही गॉट टू मच अफ्रेड। अभी अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, TOO2 के बाद एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव, और यहाँ पे एफ्रेड हमारा होगा, तो यहाँ पे हम लाएंगे टू एफ्रेड। ओके, तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा हमारा, ऑन सीइंग द स्नेक ही गॉट मच टू एफ्रेड,
मच आएगा, देन टू आएगा एंड उसके बाद अफ्रेड आएगा। तो ही सॉरी, ऑन सीइंग द स्नेक ही गॉट मच टू अफ्रेड। नेक्स्ट, अ शिप स्विम्स ऑन वाटर। शिप कोई इंसान थोड़ी है, स्विम तो हम करते हैं ना, तैरना। शिप जो होती है वो चलने के उसको बोलते हैं सेल, SAIL। प्रेजेंट की बात करेंगे तो सेल्स हो जाएगा, अ शिप सेल्स ऑन वाटर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है ज़्यादा कि ऑन लगेगा कि इन लगेगा। देखो, पानी की जहाज़ ऊपर भी चलती है और कुछ जहाज़ें होती है जो पानी के अंदर भी चलती हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऑन और इन दोनों सही है, बट यहाँ पे जो गलती थी वो स्विम ना होकर के सेल्स होगा, जिसकी स्पेलिंग ये होगी, याद रखिएगा, SAILS। नेक्स्ट, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। रिपीट क्वेश्चन है, मैंने पिछली जो एक्सरसाइज करवाई थी पिछली वीडियो में, उस वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था कि कॉन्ग्रेचुलेट अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा, और चूंकि सौभाग्य से यहाँ पे यू तो दिया गया है, बट आगे भी मैंने बताया था कि इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है जो होता है ऑन, और यहाँ दिया गया है फॉर। तो इसे हम करेक्ट कर लेंगे, बन जाएगा आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। सो ये हमारा है गलत, यहाँ पे हो जाएगा ऑन। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉटर दैन इंग्लैंड। इसके बारे में भी मैंने बात किया था, एक बार फिर से आपको बता दूं, जब कंपैरिजन किया जाएगा दो चीज़ों में तो सेम कंपैरिजन होता है, यानी सब्जेक्ट की हम कंपैरिजन करेंगे तो किसी सब्जेक्ट से ही करेंगे, और अगर किसी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का हम कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस से ही करेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या गलती थी। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया की तुलना नहीं की जा रही है, इंडिया के क्लाइमेट की तुलना की जा रही है। तो इंडिया के क्लाइमेट की तुलना इंग्लैंड देश से नहीं कर सकते, इंग्लैंड के क्लाइमेट से करेंगे। तो दो तरीके से इसको हम सही कर सकते थे। मैं बता दूं आपको, हम ऐसे भी लिख सकते थे, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने बोल दिया द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। बट यहीं पे हमारा एक और नियम कहता है कि जो हमारे ग्रामर में प्रोनाउन की व्यवस्था की गई है, वो प्रोनाउन किस लिए हम यूज़ करते हैं कि नाउन का रिपीटेशन ना हो, नाउन को बार बार रिपीट ना करें, इसीलिए प्रोनाउन की व्यवस्था की गई है। बट यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है क्लाइमेट और यहाँ भी क्लाइमेट दो बार यूज हुआ। अब इसी रिपीटेशन से बचने के लिए इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से सही करेंगे, और वो तरीका ये होगा। देखिए, इसको हम सही कैसे कर देंगे, बन जाएगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर दैन, आगे लगाएंगे दैट जो कि एक प्रोनाउन है, और ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो बन जाएगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्लीज इन्फॉर्म मी द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशन। देखो, आप इन्फॉर्म के बाद एक यूज करोगे, प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशंस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द डिटेल्स, तो यूज करेंगे अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशंस। नेक्स्ट है, एवरी बुक एंड एवरी जर्नल इन द लाइब्रेरी आर इन अ बैड शेप। देखिए यहाँ पे क्या रूल है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि ईच और एवरी के साथ, क्या बताया मैंने, ईच और एवरी के साथ या फिर ईदर या नीदर हो, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। क्या लगती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। एक और बात ध्यान दीजिए, ईच का हम प्रयोग करते हैं फॉर टू पीपल, किसके लिए, दो लोगों के लिए ईच का प्रयोग करते हैं, एंड मोर देन टू के लिए हम यूज करेंगे एवरी का। ये भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, ईच और एवरी फॉर सिंगुलर वर्ब्स एंड ईच फॉर टू पीपल एंड एवरी फॉर मोर देन टू पीपल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखते हैं क्या गलती थी, एवरी बुक एंड एवरी जर्नल इन द लाइब्रेरी आर इन बैड शेप। यहाँ पे दिया है आर, मैंने अब ये भी बताया कि एवरी बुक एवरी जर्नल, आपको लग रहा है कि एंड से जुड़ा हुआ है तो इसको हम प्लूरल वर्ब देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर इनके पहले एवरी या ईच में से कुछ भी लग गया तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर। तो आर न होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
आई फाइंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग मोर प्रेफरेबल। देखो 3 चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड देन सुपरलेटिव डिग्री। कुछ बातें मैं इसके बारे में आपको बता दूं यहाँ पे। तो पॉजिटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं जब किसी एक व्यक्ति के बारे में उसकी कुछ क्वालिटी या फिर कुछ मेरिट डेमेरिट आप उसको बताते हो, गुण या दोष को। तो अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बात है तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं जब कोई कंपैरिजन करना होता है हमें किन्हीं दो लोगों में, और कंपैरिजन के लिए 2 लोग हमें चाहिए, तो जब तुलना करेंगे तब कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। एंड सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं जब किसी एक ग्रुप में एक व्यक्ति को सबसे अच्छा या सबसे खराब बताया जाए, मोस्ट करके ऐसा कुछ, अगर ज़्यादा अच्छी बातें उसके बारे में कही जाए कि सबसे अच्छा है पूरे ग्रुप में, स्कूल में, गाँव में, कहीं से भी, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। अब कंपेरेटिव डिग्री में एक होता है कि कंपेरेटिव डिग्री में देन आता है और सुपरलेटिव डिग्री में द आता है, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखेंगे। और यहाँ पे जो मिस्टेक थी, आई फाइंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग मोर प्रेफरेबल, यहाँ पे जो मोर प्रेफरेबल किया गया, ये कंपेरेटिव बनाया गया इसको, बट हमने यहाँ पे कोई कंपेरिजन किया ही नहीं था। आई फाइंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग प्रेफरेबल होना चाहिए था, इस मोर की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। आगे, इट इज़ ट्रू आई हैड मेट हर लास्ट ईयर, कीवर्ड हमें मिल गया, लास्ट ईयर मिल जाए, एस्टरडे मिल जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस हमारा चल रहा है वह सेंटेंस किस में बनना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए। और एक और गलती थी, इट इज़ ट्रू, यह सच है कि, यह सच है कि मैं उससे पिछले साल मिला, यह सच है कि। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन आएगा, इट इज़ ट्रू दैट, और आई हैड नहीं चाहिए, आई मेट हर लास्ट ईयर, तो इट इज़ ट्रू दैट आई मेट हर लास्ट ईयर। नेक्स्ट है, ही इज़ द सेम मैन हु केम हियर यस्टरडे, कन्फ्यूजन अगेन आपको हो सकती है यहाँ पे कि हु का प्रयोग किसी इंसान के लिए करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है ये हु, तो आपको उसका एंटीसीडेंट मैन तो दिख रहा है, तो आप सोचोगे कि ये तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, बट एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा। जी हाँ, ये रहा, ये आप देखिएगा और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, नन, मच, टू, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एंड सुपरलेटिव डिग्री कोई भी आए, फिर से देख लीजिएगा आप इन चीज़ों को, ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, नन, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एंड सुपरलेटिव डिग्री कुछ भी आए तो ये फॉलो होते हैं किसके द्वारा, दैट के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने ये बात लिखी, दे कैन नॉट बी फॉलोड बाई हु और विच इन एनी कंडीशन, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, अगर ये चीज़ें आई हुई है तो हु और विच को हम यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, वहाँ हमें यूज करना है क्या, आप यहाँ पे देखिए, दैट का यूज करना है, ठीक है, किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सेम बुक, देखो द सेम आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम विच का यूज नहीं करेंगे, यूज किसका करेंगे, दैट का यूज करेंगे। सो दिस इज द सेम पर्सन, दिस इज द सेम पर्सन, अगेन यहाँ पे आपको द सेम मिल गया, तो चाहे पर्सन, बुक कुछ भी आए यहाँ पे हमें यूज क्या करना है, दैट। ऐसे ही ही स्पेंट अप द लिटिल अमाउंट विच ही हैड, अभी आया ना द लिटिल द सेम, तो यहाँ पे द लिटिल आया हुआ है, तो यहाँ पे विच का प्रयोग न करके प्रयोग किसका करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। चलिए अब लौट जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें दिया गया था, क्या दिया गया था ये समझ, ही इज़ द सेम मैन, देखो आपको यहाँ पे मिल गया द सेम, तो यहाँ पे हु का यूज नहीं करेंगे, अभी मैंने आपको बता ही दिया, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे किसका यूज करेंगे, दैट का, तो बनेगा ही इज द सेम मैन दैट केम हियर यस्टरडे। आगे, पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। आपको पता है कि जब भी सेंटेंस में बिफोर का हम यूज़ करते हैं तो पहले कोई काम होता है उसको बताने के लिए, इन द सेम वे आफ्टर का यूज़ करते हैं तो बाद में क्या हुआ उसको बताने के लिए। और बिफोर का ये कॉन्सेप्ट है कि बिफोर के पहले हमेशा हैड प्लस V3 का फॉर्म आना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। व्हाट, हैड प्लस V3 कहने का मतलब ये कि परफेक्ट एस्पेक्ट पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का, अगर टेंस है तो हैड प्लस V3, अगर वो क्या बोलते हैं पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में ना होकर पैसिव वॉइस में है, तो हम उसको बोलेंगे हैड बीन प्लस V3। यहाँ पे क्या गलती थी देखते हैं, पोटैटोज वर, ऐसा इसकी जरूरत नहीं थी, वाज वर की जरूरत नहीं थी, तो इसको हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे ये बन जाता, पोटैटोज कहना इंपॉर्टेंट नहीं था, पोटैटो,
ठीक है, आलूओं कहने की क्या जरूरत है। पोटैटो हैड बीन पोटैटो हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब बोलोगे हैड बीन क्यों यूज कर दिया आपने, तो पोटैटो को इंट्रोड्यूस किया गया था किसी और के द्वारा, यानी कि इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता नहीं है, ऑब्जेक्ट की है, पैसिव वॉइस का वाक्य है तो हैड बीन यूज करेंगे। पोटैटो हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया लॉन्ग बिफोर। अच्छा, एक और गलती है यहाँ पे, द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, ये कहना सेंस अच्छा नहीं है। हमारे पास एक होता है वर्ब द अराइवल ऑफ, क्या होता है, अराइवल ऑफ। तो दो गलतियां, पोटैटो had been introduced in India long before the arrival of the British। और यहाँ से आप याद रखेंगे अराइवल के बाद फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, तो द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। नेक्स्ट है हमारा ये सेंटेंस रहा, हिज मदर इज कन्फाइंड एट हर बेड। यहाँ से आपको यही याद रखना है कि कन्फाइंड के साथ ऑलवेज वी यूज प्रीपोजिशन टू, ओके, इसके अलावा कोई भी यूज नहीं करेंगे। कन्फाइंड एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है जो कि होता है टू, तो गलती थी यहाँ पे, एट को काटेंगे, टू को लगा देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और बताया था एक बार कि सेम सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आते हैं तो वहाँ पे 2 3 1 का जो क्रम होता है इसको हम फॉलो करते हैं। बट ये गुड सेंस की हम बात करते हैं तो ऐसी बातें हम करते हैं। बट अगर वो बैड सेंस में ये आए, कोई ऐसी बात हो जो नेगेटिव एस्पेक्ट में उनके बारे में कही जाती हो, ठीक है, क्या ऐसे कैसे समझ सकते हैं, कोई नेगेटिव बातें, यही आप समझिए, कुछ गलत बातें अगर सेंटेंस में बात बताई गई हो तो वहाँ पे जो हमारा क्रम होगा वो 1 2 3 का ही होगा। वो क्रम किसका होगा, 1 2 3 का। बट गुड सेंस में 2 3 1 का सेंस होगा। यहाँ पे देखते हैं इनोसेंट एक तरीके से किसी निर्दोष या दोष की बात है, निर्दोष एज ए नेगेटिव हम इसको समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 था, तो यू हमारा है जो, ये हमारा सेकेंड पर्सन और ये है हमारा थर्ड पर्सन। क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। हाँ, तो 1 2 3 इस रूल से इसमें कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पे जो मतलब है वो बस इतना सा है कि अगर आप एज वेल एज, इन एडिशन टू, इनका यूज करते हो तो जो हमारी वर्ब आगे आती है वो किसके हिसाब से आती है, पहले वाले सब्जेक्ट यानी ही के हिसाब से। तो यहाँ पे आर ना होके क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। ही एज वेल एज यू इज इनोसेंट। पढ़ने में आपको अटपटा लग रहा है बट ग्रामर का जो रूल हमें कहता है कि एज वेल एज अलॉन्ग विथ इन एडिशन टू से अगर कोई जुड़ा हुआ है तो हमें जो वर्ब लगानी होगी वह पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी होगी। एक मिनट दीजिए, शायद मैं कुछ और कॉन्सेप्ट आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ, मैं देख लेता हूँ अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आपको बता दूँ। जी हाँ, ये रहा आपके लिए, देखिए, एज वेल एज आए, टुगेदर विथ आए, अलॉन्ग विथ आए, इन एडिशन टू आए, नॉट भी आए, अनलाइक आए या फिर केवल अकेला विथ आए, तो इसके बाद आप वर्ब जो लगाते हो वह फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हो। एग्जाम्पल भी यहाँ आप देख लेंगे, जैसे कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो तो एज वेल एज को देखते ही हमारा ध्यान पहले वाले सब्जेक्ट के पास जाना चाहिए। इस राम के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। एक और है यहाँ पे एग्जाम्पल, आई थिंक ये क्लियर तो नहीं है बट हाँ देख लेते हैं। 1 मिनट प्लीज़। आगे कुछ सब्जेक्ट था वो शायद गायब है बट मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज़ वेरी डिसेंट। आप बोलोगे पेरेंट्स के हिसाब से तो यहाँ पे आर होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एज वेल एज के पहले मैंने बताया यहाँ पे राम था जो इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो राम के हिसाब से यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या लगा है, इज लगा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, नॉट, अनलाइक, विथ, इन सब के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। वापस चलते हैं अपने उस क्वेश्चन के पास जहाँ पे हम अटके हुए थे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, एज वेल एज के हिसाब से तो ही आएगा, ही के लिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इज आएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, पुल चेन फॉर स्टॉपिंग। क्या बात है, फॉर स्टॉपिंग थोड़ी, पुल चेन टू स्टॉप द ट्रेन। ट्रेन को रोकने के लिए क्या करो, चैन को पुल करो, पुल चैन टू स्टॉप द ट्रेन। अगला, आई डाउट दैट ही विल पास। आई डाउट के बाद दैट नहीं लगाना, आई डाउट इफ, संदेह है कि वो पास कर पाएगा क्या, आई डाउट ही विल पास, तो यहाँ पे आई डाउट दैट नहीं आएगा, 1 मिनट, दैट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इफ, ठीक है, आई डाउट इफ ही विल पास। अगला, हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस।
के फॉर नहीं होता है, की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, सक्सेस की स्पेलिंग डबल सी यहाँ पे है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, SUCCE स्पेलिंग में पूछा जाता है कौन सी स्पेलिंग करेक्टली स्पेल्ड है, तो आप स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा सक्सेस की। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम लेट, हमें यहाँ पे ज़रूरत थी एक एडवर्ब की, और एडवर्ब जो होता है वो होता है लेटली, तो बनेगा आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, मैंने उसे बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, guests are encouraged to avail themselves the full range of hotel facilities। मैंने आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे बता दी यहाँ पे कि फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, अभी इसमें ही मैंने आपको बताया कि कन्फाइंड के साथ टू आता है, उसी तरीके से मैं आपको एक और यहाँ पे बताता हूँ। अवेल का मतलब होता है किसी चीज़ का लुत्फ उठाना, फ़ायदा लेना खुद, तो अवेल के बाद हमेशा आता है ऑफ, क्या आता है, ऑफ आता है। एक और चीज़, और अवेल के बाद जब हम ऑफ को यूज़ कर लेंगे तो हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। मैंने आपको एन्जॉय के लिए बताया था, एन्जॉय के बाद भी आता है। अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, एक मिनट में लिख ही देता हूँ उसको। सो ये रहा हमारा एक पेज, और मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखिएगा, आई एन्जॉयड एट द पार्टी, आई एन्जॉयड एट द पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया। आपको लग रहा होगा ना सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट अभी जो मैंने रूल आपको बताया वो कहता है कि आई एन्जॉय, एन्जॉय जो अपने साथ होता है एक ऑब्जेक्ट लेता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और यहाँ पे हमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना, हम लिखेंगे आई एन्जॉयड, इस आई को देख के हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज कर देंगे माई सेल्फ, आई एन्जॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे भी अवेल के साथ अगर यहाँ पे कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता ना तो हम उसे यूज करते, बट यहाँ पे ये सही था, गलती थी, अवेल के बाद फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आएगा, तो आप इसे समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। पुलिस सस्पेक्ट्स अ लोकल गैंग, पब्लिक, पुलिस, पीपल, तीन चीजें याद रखिएगा, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक, पुलिस एंड पीपल, ये जो चीज़ें होती हैं ऑलवेज प्लूरल में होती हैं, तो यहाँ पे सस्पेक्ट्स नहीं आके आना चाहिए था सस्पेक्ट, प्लूरल में नो SES, ओके, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। अगला, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले बताया था, SHEEPS नहीं लगता, सीप, और इन द सेम में अभी मैं आपको बता रहा हूँ डियर होता है, डियर्स नहीं होता, तो यहाँ पे S की ज़रूरत नहीं थी। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर, एवरी टू ऑफ द हाउसेज वाज स्लाइटली डिफरेंट, इसी वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि ईच का प्रयोग करते हैं फॉर टू पीपल, एंड वी यूज एवरी फॉर मोर देन टू पीपल, टू से ज़्यादा लोग हैं तो एवरी, ओनली टू है तो ईच। यहाँ पे बात किया गया है कि एवरी टू, भाई टू, टू मतलब यहाँ पे क्या चाहिए था, ईच चाहिए था, तो हम लिखेंगे ईच टू ऑफ द हाउसेज वाज स्लाइटली डिफरेंट, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चॉइस वाज हिम, सॉरी ये गलत है, द चॉइस वॉज ऑफ हिज होगा, यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, द चॉइस वॉज ऑफ हिज। नेक्स्ट, राम इज द ओल्डर ऑफ देयर टू सन्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बात बताई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को देखो, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करता हूँ कि ये चीज़ें आपको कैसे याद हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चन तो करोगे बट कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं तो थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करेगा तो आप अटक जाओगे, तो ये आपको जानना जरूरी है। मैंने बताया था अगर ब्लड रिलेशन की बात है तो एल्डर का यूज़ करते हैं, यानी आपके परिवार में आपके कोई जिससे खून का आपका रिश्ता हो, एल्डर, अगर वो कोई बाहर वाला है तो ओल्डर। यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटे की, तो बेटे उसके अपने हैं तो एल्डर का यूज़ करना था। और एक और चीज़ यहाँ पे लिखा है ना ऑफ देयर, ऐसा कुछ भी नहीं, एल्डर सन, एल्डर ब्रदर ऐसे होता है, तो हम लिखेंगे सेंटेंस क्या बन जाएगा, राम इज देयर एल्डर सन, राम उनका बड़ा बेटा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें एल्डर की गलती थी,
ठीक है, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए एक्स्ट्रा लगाई हैं जिसे आप समझिए एक बार, क्योंकि ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं। ये मैंने आपको बता ही दिया, ऑल, एनी, ओनली, द सेम, नन, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, सुपरलेटिव डिग्री अगर आती हैं तो हम हु और विच का यूज नहीं करते, ऑलवेज, दैट का यूज करते हैं। ये था कॉन्सेप्ट। और आगे मैंने ये आपके लिए लिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज तक हम गलतियां करते आए हैं, शायद हमें पता ना चली हो, बट आज आपको पता चलेगा और अफसोस होगा बट खुशी भी होगी कि आपको पता चल गया। एडवाइस और एडवाइस जो चीज़ें, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना और एडवाइस का मतलब होता है एडवाइस का मतलब सलाह, एडवाइस का मतलब सलाह देना। एडवाइज, एडवाइस, एडवाइस जो होता है वो एक नाउन होता है। वो क्या होता है? एक नाउन होता है। और जो एडवाइस है वह एक होती है वर्ब। तो जिस भी सेंटेंस में हमें वर्ब चाहिए होगी वहाँ पे हम यूज करेंगे एडवाइस का, और जिस भी सेंटेंस में हमको नाउन चाहिए होगा वहाँ पे हम यूज करेंगे एडवाइस का। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। आई गिव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। मैंने उसे दिया, क्या दिया? अ पीस ऑफ एडवाइस। हमें नाउन चाहिए था तो नाउन एडवाइस करेक्ट है, इसकी जगह पे हम एडवाइस का यूज नहीं कर सकते। दूसरा सेंटेंस, आई एडवाइज्ड हिम। मैंने उसे सलाह दिया। सलाह देना एक क्रिया चाहिए थी तो यहाँ पे मैंने एडवाइस का यूज किया है जो कि बिल्कुल सही है। इसकी जगह पे हम एडवाइस का यूज नहीं कर सकते, इसकी जगह पे हम एडवाइस का यूज नहीं कर सकते। जहाँ नाउन वहाँ नाउन चाहिए, जहाँ पे वर्ब वहाँ पे वर्ब चाहिए। ठीक है। अच्छा, कैसे पहचानोगे कि हमें नाउन चाहिए या फिर क्या चाहिए? देखो, व्हाट से क्वेश्चन करोगे ना तो आपको नाउन का पता चल जाएगा कि नाउन चाहिए कि क्या चाहिए। व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो नाउन, डू व्हाट से मतलब क्या करना चाहिए तो आपको वर्ब मिलेगा। आई प्रैक्टिस डेली। आई प्रैक्टिस डेली, मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करना वर्ब चाहिए था तो प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बनाते, कोई वर्ब नहीं चाहिए थी। क्या बनाता है? व्हाट, प्रैक्टिस। डू व्हाट क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सेंटेंस आप समझ गए होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस? तो आपको ये पता चल गया कि प्रैक्टिस इज अ नाउन एंड प्रैक्टिस इज अ वर्ब। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी देख लेते हैं। सो ये मैंने बता ही दिया, वैसे मैं एक बार रिपीट करता हूँ। एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, अनलाइक विथ। इनके साथ अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ा हो तो जो भी वर्ब लगेगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। अगला, हाँ, नो सूनर अगर किसी सेंटेंस में आए, मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था और क्वेश्चन भी वहाँ करवाया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाओ वीडियो देखो, पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और करवाओ भी। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है और नो सूनर के बाद दैन का पेयर बनता है। मैंने बताया कैसे याद करोगे, NOTT मतलब दैन, क्योंकि दैन और वेन में कन्फ्यूजन होता है ना, इसीलिए मैंने ये बता दिया। नो सूनर के साथ दैन का पेयर। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, इनके साथ पेयर बनता है वेन का। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ यहाँ पे। हार्डली हैड आई बिगन टू स्पीक वेन, तो हार्डली के साथ पेयर वेन का, राइट सेंटेंस। स्कैर्सली हैड वी स्टार्टेड आवर मील वेन, स्कैर्सली के साथ वेन का, तो ये बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।